नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सोशल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। भारत के भूगोल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। भारत के भूगोल के अंदर हमने जनवरी माह को लेकर चर्चा की कि जनवरी के अंदर भारत की स्थिति कैसी होती है। भारत के अंदर जो भौगोलिक रूप से नहीं, जलवायु और अ, हवाओं को लेकर, तापमान को लेकर जो उतराव चढ़ाव आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। हमने जनवरी से अप्रैल पे आए और हमने देखा कि भारत के अंदर की जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल ही बदल गई है। ये टॉपिक हमारा भारत की स्थिति और विस्तार के अंदर जो भारत के भौगोलिक प्रदेश है उनको शुरू करने से पहले चल रहा है, जिसमें अक्षांश रेखाओं की वास्तविक स्थिति, देशांतर रेखाएं और भारत के अंदर मौजूद कर्क रेखा को देख रहे हैं। जियोग्राफी का मतलब ही यही होता है कि एडवांस के तौर पर कितनी बारीकी से जियोग्राफी को पढ़ा जा सकता है। आज पहली बार एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं जियोग्राफी में क्लास शुरू होने से पहले, और वो क्वेश्चन है कि जो तूफान आते हैं, अप्रैल महीने की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल महीने के अंदर जो तूफान आंधी जो आप देखते हो जो काफ़ी तीव्र गति से आ जाती है कभी कभी, वो आंधी तूफान 4 बजे से 5 बजे के बीच में ही क्यों आते हैं या 4 बजे के बाद ही क्यों आते हैं। ये काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में बताइए, नहीं तो क्लास की एंड होते होते ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से पूरी क्लास देख के जाना, काफ़ी बेहतर जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। भारत का मैप आपके सामने है। ये जो लाइन, जो लाल लाइन आपको दिख रही है, रेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये रेड लाइन भारत की तापमान को भी दर्शाती है, भारत के अंदर वायुदाब है जो उसको भी दर्शाती है। तो इसको समझना, सबसे पहले हमारी हेडिंग है अप्रैल माह को लेकर। अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने के अंदर तापमान प्लस वायुदाब, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती है। तापमान कितना है किस जगह पे और वायुदाब। पिछली 2 क्लासों में हमने वायुदाब को लेकर बात की और हमने तापमान को लेकर बात की। वायुदाब का मतलब जो एमबी रेखाएं होती, सुवार भी कह दो, एमबी रेखाएं कह दो, समदाब रेखाएं कह दो, यही है वो पूरा खेल। अब एक बार इसको वापस समझते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पे हम आ सकें। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, ये रेखा जो है हमने इसको कहा 1008, श्री 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 1008। ये रेखा भी हमने 1008 बताया और इसको हमने 1010 बताया था। ठीक है, ये चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। जब जनवरी की हमने बात की तो ये रेखाएं 1018 हुआ करती थी। ठीक है, नहीं, 1013-14 हुआ करती थी और ये रेखाएं 1018 हुआ करती थी। आज अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में ये रेखाएं 1008 हो गई है और ये रेखाएं 1010 हो गई है। तो यहाँ पे जो अंतर आया है वो अंतर मात्र 2 या 3 का आया है, लेकिन यहाँ पे जो अंतर आया है वो अंतर 11 डिग्री का, 11 डिग्री नहीं, तापमान की अगर देखेंगे तो 11 डिग्री का अंतर आया है। अगर एमबी रेखाओं में देखेंगे तो 10 रेखाओं का अंतर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, तापमान में अंतर काफ़ी कम आया है दक्षिण भारत के अंदर और काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है उत्तर भारत में। इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर भारत में समय और दिन के जो बीच का अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दक्षिण भारत के अंदर समय जो रात और दिन का अंतर है वो काफ़ी कम होता है। ये कॉन्सेप्ट पूरा स्थिति और विस्तार के ऊपर ही है, लेकिन आपको लगेगा कि हम जलवायु पढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, जनवरी से अप्रैल के बीच में रात दिन का जो अंतर आता है, देशांतर और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही उनको समझा जाता है। जब जलवायु हम पढ़ते हैं तो हम उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इससे अच्छा है कि हम इन चीज़ों को जानने लग जाएं ताकि जब जलवायु का टॉपिक हमारे सामने आए तो पहले ही बेस हमारा कंप्लीट तैयार हो। तो इसको समझना कि यहाँ पे चाहे इसोबार रेखाएं, समदाब रेखाएं कह दो, चाहे तापमान कह दो, उत्तर भारत के अंदर ज़्यादा अंतर आएगा, यहाँ पे कम अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जनवरी की जब क्लासें ली तो उसमें देखा था इधर भी समुंदर है, इधर भी समुंदर है और दक्षिण भारत में भी समुंदर है, दक्षिण के हिस्से में भी समुंदर है। तो जल धीरे गर्म होता है, धीरे ठंडा होता है। जब ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो यहाँ की ठंडी जलधारा इसको गर्म कर दे, ठंडा कर देती है। जब ये ठंडी हो जाती है तो यहाँ की जलधारा इसको गर्म कर देती है। तो ये विपरीत काम करता है ये समंदर। ठीक है, जब ये ठंडा होता है तो समंदर गर्म होते हैं, समंदर गर्म होते हैं तो ये क्षेत्र ठंडा होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी
अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अब हमारे आज की क्लास पे आते हैं, ये सारी तो चीज़ें तो हमने पढ़ ली है, अब आज की हमारी क्लास पे आते हैं और इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने के अंदर ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब आप बताइए अप्रैल के महीने के अंदर सूर्य की स्थिति कहाँ पे होगी? तो सूर्य की स्थिति यहाँ पे होगी, लगभग वो 10 डिग्री या 15 डिग्री के आसपास होगा। ये बारीकी से हमने पिछले क्लासों में देखा है कि सूर्य की स्थिति यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे समझना, सूर्य की स्थिति यहाँ पे है और ये ऊपर कर्क रेखा है, और भारत की स्थिति हम देखें तो वो इस तरह है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत के दक्षिणी हिस्से पे सूर्य की किरणें अप्रैल के अंदर लंबवत पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा तो यहाँ पे गुजरती है, तो यहाँ पे पहुंचने वाला है सूर्य, 1 महीने के अंदर अंदर वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून सबसे बड़ा दिन है, तो 21 जून पे तो कर्क रेखा पे सूर्य होगा, तो मात्र 1-1.5 महीने में सूर्य यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो वो पहुंच रहा है, तो क्षेत्र धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा। तो इधर तो है पाकिस्तान और मरुस्थल ही मरुस्थल है इधर तो पूरा। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के इस क्षेत्र में पूरा ये हिस्सा पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल है। यहाँ पे नमी है, लेकिन ये हवाएं आप देखिए ध्यान से, ये हवाएं इधर बहेगी धीरे धीरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी तो भारत में यहाँ पे पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझना। छोटा सा मैप बनाते हैं भारत का, ताकि ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इधर सूर्य है दक्षिण हिस्से में, यहाँ पे समुद्र है, तो हवाएं तो ऐसे जानी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ रहा होगा, तो इसको भी क्लियर करते हैं। देखना यहाँ पे, मान लीजिए कि हमने ये भारत का मैप बनाया। ठीक है, ये भारत का हमने मैप बनाया, ये कर्क रेखा है और सूर्य की स्थिति वर्तमान में यहाँ पे है, ये 10 डिग्री मान लीजिए, अब 8 डिग्री यहाँ पे सूर्य की स्थिति है वास्तविक। अब आप कहोगे कि जो हवाएं हैं वो तो इस दिशा में जानी चाहिए, लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है और ये जैसलमेर का इलाका है, जैसलमेर, गुजरात, जो भी रेतीले स्थान है वो स्थान यहाँ पे भारत के अंदर है। ये स्थिति बनती है, अप्रैल का महीना है, सूर्य की स्थिति 8 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री आसपास रहती है। ठीक है, यहाँ पे है बंगाल। अब एक छोर तो ये हो गया, एक छोर ये हो गया और एक छोर ये हो गया। ये तीनों छोर जो हैं वो समुद्रों से घिरे हुए हैं, ये तीनों तट है, और यहाँ पे एक लाइन ये तट है, समुद्र से घिरे हुए हैं। जब ये क्षेत्र गर्म होगा तो ये जो हवा है इसको ठंडा कर देगी। समझना, दिन भर धूप पड़ी है, भारत के इस हिस्से पे दिन भर धूप पड़ी है, ये प्रायद्वीप भारत जो ठंडा गर्म हो गया, बिल्कुल मतलब गर्म हो गया। लेकिन ये क्षेत्र गर्म होते होते इनको राहत हो जाएगी, तो ये दिन में ठंडे रहेंगे ये समुद्र। ठीक है, ये गर्म होंगे जब 4-5 बज जाएगी तब तक तो ये गर्म होंगे, तब तक जो हवा चलेगी वो ठंडी हवा चलेगी और इस क्षेत्र को ठंडा रखेगी। तो ये जो गर्म हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि ये ठंडा है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। इसीलिए इसोबार रेखाएं जो पहले कितनी थी, यहाँ पे 1014 थी, वो अभी कितनी हुई 3 महीने बाद 1010 हुई है, मतलब मात्र 4 डिग्री 4 का कमी आई है। यहाँ पे पहले 1018 थी, अभी 1007 रह गई है, मतलब 11 डिग्री का अंतर आ गया है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय क्या, स्थलीय भारत है और ये तटीय भारत है। ये स्थलीय भारत है, स्थलखंड ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, ठंडा होगा, तो ये हवाएं जो हैं वो काफ़ी तेज गति से हल्की हो जाएगी, और ये हवाएं अभी भी भारी है, ये हमेशा भारी ही रहेगी। तो भारी हवाओं तो है वहाँ पे, हवाएं तो भारी से हल्की की ओर बहेगी ना। समझिए इसको, कॉन्सेप्ट को, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जाएंगी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे सूर्य है या सूर्य यहाँ पे है, फर्क इससे पड़ता है कि इस क्षेत्र में गर्मी कितनी पड़ रही है। अगर ठंड पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी के महीने में ठंड थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ को ये हवा इधर खींच रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचने लग गई है, तो यहाँ पे तो स्थलखंड तो काफ़ी तीव्र गति से ठंड पहले ही गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे स्थल गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे तो हवाएं भारी है, पहले ही नमी है, उनमें पानी है, आर्द्रता है, तो हवाएं किस तरफ भागेगी, इस तरफ भागेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आगे चलना, ये हवाएं इधर भागेगी। अब ये पाकिस्तान की है, तो ये इस क्षेत्र में गर्मी बढ़ रही है, तो इधर तो हिमालय आ गया, तो उधर जाने की रही नहीं, इधर जाएगी, इधर जाएगी। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बंगाल है, समझना इसको, बंगाल हमने इसलिए लिखा
क्योंकि बंगाल की नमी कह सकते हैं हम इसको। भारत की बात करेंगे, बांग्लादेश के नाम ले सकते थे, लेकिन क्यों ले हम, भारत बंगाल है हमारा यहाँ पे। बंगाल के ये तट पे नमी है बहुत सारी, बंगाल की खाड़ी की नमी, ये हवाएं इधर जा रही है, ठीक है समझना। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही नमी है, यहाँ पे तो पहले ही हवाओं के अंदर पानी है, हवाएं तो हल्की का किधर है, हवाएं उधर जाएगी, तो ये हवाएं बहेगी इधर, ये हवाएं बहेगी इधर, ठीक है। और यहाँ पे सच्चर जोन बनेगा। जो शुरुआत जो हो रही है सच्चर जोन की, हिट वेव जो बनने की जो शुरुआत, जो लो आएगी वो आपको पता है पश्चिमी उत्तर पश्चिम भारत से आती है, वो इस क्षेत्रों से बनना शुरू होगी, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा मरुस्थल है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ेगी। ये हवाएं इधर जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ रही है। तो अप्रैल के अंदर एक पॉइंट और है कि हवाएं हमेशा अप्रैल के महीने में ऊपर नीचे होगी, अप्रैल मई जून में ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, वो समतल इधर उधर नहीं जा भागेगी, ऊपर आएगी नीचे जाएगी, ठीक है। इस तरह के ज़्यादा बनते हैं। तो बंगाल से हवाएं इधर गई, ये गर्म हवा है इधर आ रही है, गर्म हवाएं इधर आ रही है, बंगाल की ठंडी नमी वाली हवाएं इधर जा रही है, नमी वाली हवाएं इधर जा रही है। अब 3 क्षेत्रों की बात करते हैं, 3 क्षेत्रों की। काल बैसाखी सुना होगा नाम बंगाल के अंदर, बोरचा इलाई, ठीक है, नाम क्या है, नाम भूल गए। असम का एक स्थान है बोरदो ई चिल्ला, बोरदो ई चिल्ला, ठीक है, बोरदो ई चिल्ला 2, और एक और है मैंगो शावर। अब समझना है तीनों पॉइंट क्या है। यहाँ की हमने बात की तो यहाँ पे काल बैसाखी, यहाँ पे काल बैसाखी, ठीक है। यहाँ की हमने बात की तो यहाँ पे कर्नाटक है और केरल है, तो यहाँ पे मैंगो शावर, यहाँ पे मैंगो शावर। और एक पॉइंट की और बात कर लेते हैं असम की, यहाँ पे भी काफ़ी तीव्र गति से फंस जाती है हवाएं। ये गारो खासी जयंतिया है तो बोरदो चिल्ला, बोरदोई चिल्ला, बोरदोई चिल्ला, ठीक है। ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, काल बैसाखी, बोरदोई चिल्ला और मैंगो शावर। केरल और कर्नाटक की यहाँ तो गर्म है क्षेत्र, ठीक है, यहाँ तो गर्म है, यहाँ पे नमी वाली हवाएं दोनों टकराएगी आपस में टकराएगी तो दोनों में लड़ाई होगी और ये हिंसक बन जाएगी। ये बंगाल की हवा और नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, ये दोनों टकराएगी तो हिंसक बन जाएगी। और ये असम की यहाँ पे इधर तो नमी है और ये यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है तो हवाएं इनके अंदर फंस जाएगी, क्योंकि तिब्बत के पठार में भी तो एक बनने वाला है हमारा सच्चर जोन, तो यहाँ पे हवाएं फंस जाएगी तो यहाँ पे भी काफ़ी हिंसक हो जाएगी। अब ये हो क्यों रहा है, जब भी गर्म प्लस ठंडी हवाएं मिलती है तो इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठेगी, ये हवाएं भारी इधर जा रही है, इनके टकराएगी, ये हवाएं ऊपर उठेगी, ये इतना तेज गति से इनको धक्का देगी कि हवा इतनी तेज गति से ऊपर जाएगी कि ऊर्जा जाएगी तो ये 15-20 किलोमीटर ऊपर जाके बादल बनाएगी, 15 या 20 किलोमीटर ऊपर जाके ये बादल बनाएगी, ठीक है। -40 डिग्री तापमान हो जाएगा ऊपर। तो इन हवाओं के अंदर तो पानी जो नमी होगी थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी, वो नमी बर्फ में बदल जाएगी। तो ओले गिरने का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है वो यही है, तेज तूफान आना, आंधी, बिजली कड़कना, ये सारी चीज़ें गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से होता है। दोनों का आपस में टकराने से हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद बादल बन जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े बादल बना देती है ये। तो जो ओले गिरते हैं अप्रैल में, आंधी तूफान जो आते हैं तेज गति से, वो इसी कारण आते हैं। और ये पूरे दिन तपती रहती है हवाएं, ऊपर उठती रहती है, ऊपर जाके ठंडी होकर बादल का निर्माण करती है और वही हवाएं फिर ओले बरसाती है। तो पूरे दिन तपती रहती है, शाम होते होते 4 या 5 बजे के आसपास ये होता है और ये बारिश आना, बर्फ गिरना, ओले गिरना ये कारण बनता है। और दूसरा पॉइंट समझना है यहाँ पे, एक तो ये ओले गिरना हो गया हमारा, और दूसरा पॉइंट इसमें एक और था कि 15 से 20 किलोमीटर का तो हमने देख लिया है, 4 या 5-6 बजे के बीच में ये तूफान आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट है जो निकल गया है, अब नहीं आ रहा है याद,
तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अप्रैल महीने को लेकर बात की और बताया कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती है। तो जो ओले बनना, ऊपर सारी जो प्रोसेस हो रही है गर्म और ठंडी हवाओं के टकराने से होती है, तो जो भी बिजली कड़कती है सारी चीज़ें होती है गर्म और ठंडी हवाओं के होने से होती है। तो ये हमारी क्लास थी, कैसी लगी आपको? मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये मैप बना लेना, और ये काल बैसाखी हमने पिछली क्लास में लिख लिया है, वैसे भी तो और भी लिख लेना, और ये जरूर बना लेना, ये जो हमने समझाया अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।